मित्रों, राजा गुणाधीश का विश्वास पात्र सेवक चिरमदेव एक अकेला शिकार खेलने गया। वहां उसने तालाब के किनारे एक सुंदर कन्या को देखा, जिसे देखकर वह उस पर मोहित हो गया और उस कन्या को शादी का प्रस्ताव दे दिया, जिसे उसने बड़े ही प्रेम से स्वीकार भी कर लिया। लेकिन उससे पहले कन्या ने उससे तालाब में कूदने को कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। इस रहस्यमयी तालाब में चिरमदेव ने क्या क्या देखा, फिर अचानक वह राजा के पास कैसे पहुंच गया, फिर जलपरी को मुलाकात राजा से कैसे हुई, उसके बाद जलपरी ने राजा की बात क्यों मानी, इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक बार उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास लेकर चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में अकेले चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से आज़ाद होकर वापस उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी शुरू की। मिथिला नगर में गुणाधीश नाम का एक राजा राज्य किया करता था। एक बार उसके महल में चिरमदेव नाम का एक युवक आया। उसकी यह मनोइच्छा थी कि वह राजा की सेवा में रहे, और दरबारियों ने उसे राजा से मिलने नहीं दिया। वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रोजाना महल में आता, दरबारियों के सामने गिड़गिड़ाता, धन का लोभ देता, और बात न बनी। चिरमदेव की इस समस्या को देखते हुए दरबार के एक सेवक ने उसे बताया कि राजा अक्सर शिकार खेलने जाया करते हैं, अतः जिस दिन भी वह शिकार खेलने जाएं, तुम भी उनके साथ हो लेना। चिरमदेव को दरबारी की यह सलाह पसंद आ गई। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। राजा गुणाधीश अपने सैनिकों और कुछ सेवकों को लेकर शिकार खेलने निकला। चिरमदेव भी अपने घोड़े पर बैठा और उनके साथ हो लिया। कुछ देर बाद राजा घने जंगल में था। चिरमदेव भी राजा के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गया था। राजा गुणाधीश शिकार खेलता हुआ जंगल में बहुत अंदर तक चला गया था। उसके सभी सैनिक और सेवक बहुत पीछे रह गए थे। अब राजा के पीछे केवल चिरमदेव था। कुछ देर बाद राजा ने अपने सेवकों को पुकारा और पीछे कोई न था। जब राजा ने दोबारा आवाज़ लगाई तो चिरमदेव अवसर का लाभ उठाते हुए स्वयं राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने एक अनजान व्यक्ति को अपने सामने पाकर उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं चिरमदेव हूँ और आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मैंने कई बार महल में आपसे मिलने का प्रयास किया, पर आपके दरबारियों ने मुझे मिलने नहीं दिया। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी सेवा में नियुक्त करता हूँ। देखो, मेरे सेवक न जाने कहाँ पीछे रह गए हैं। भोजन की व्यवस्था भी उन्हीं के पास थी, पर लगता है अब भूखा ही रहना पड़ेगा। क्या तुम कुछ सहायता कर सकते हो? जी महाराज, मैं अभी अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर चिरमदेव ने अपना धनुष बाण उठाया और आगे बढ़ गया। उसने एक हिरण का शिकार किया और राजा के सामने उपस्थित हो गया। हिरण को बांस पर लटकाया और कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर उन्हें जलाया तथा उस पर हिरण को भूनने रख दिया। राजा यह सब देख रहा था। वह चिरमदेव से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ देर बाद हिरण का मांस भुन गया। चिरमदेव ने भुना हुआ हिरण राजा के सामने रख दिया। राजा ने स्वयं भी भरपेट हिरण का मांस खाया और चिरमदेव को भी खाने को दे दिया। चिरमदेव की इस सेवा भक्ति से राजा गुणाधीश बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उससे कहा, चिरमदेव, हमने आज से तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया है। हम तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं हर महीने दिया करेंगे और तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी राजकोष से होगी। धन्यवाद महाराज। अगर कोई कमी रह गई हो तो बताओ चिरमदेव,
इतने में तुम्हारा गुजारा आराम से हो जाएगा? राजा ने पूछा। जी महाराज, बिल्कुल हो जाएगा। परिवार में मात्र एक माँ और बहन है, हम तीनों के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है चिरमदेव, तुम्हारी बहन के विवाह की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। जब कभी भी उसके योग्य वर मिल जाए तो हमें बता देना, हम राजकोष से सारा इंतजाम करा देंगे। चिरमदेव बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद दोनों राजमहल में लौट आए। राजा से चिरमदेव की निकटता को देखकर राजमहल के कई दरबारी और राज्य के सेवकों को भी ईर्ष्या होने लगी थी। राजा भी अब चिरमदेव को बहुत महत्व देने लगे थे, जिसकी वजह से उन सब में बेचैनी बढ़ने लगी। इन सब लोगों ने आपस में मिलकर यह तय किया कि वे चिरमदेव पर भेदिया होने का आरोप लगाकर उसे महल से निकलवा देंगे। इस षड्यंत्र को उन्होंने असली जामा पहनाने के लिए नगर के कोतवाल को सूचना दी कि चिरमदेव दूसरे राज्य का भेदिया है और यहाँ हमारी शक्ति का पता लगाने आया है। उन दरबारियों की बात सुनकर कोतवाल ने इसकी खबर राजा को देना उचित समझा। वह तुरंत राजा के पास आया और पूछा, महाराज, आपने नया सेवक रखा है, क्या वह आपके भरोसे का आदमी लगता है? क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? राजा ने पूछा। कोतवाल ने कुछ दरबारियों द्वारा की गई शिकायत के बारे में राजा को साफ साफ बता दिया। कोतवाल की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक पड़े। कुछ सोचने के बाद राजा ने कोतवाल से पूछा, यह बात तुम्हें किसने बताई? महाराज, आपके दरबार के ही कुछ सेवकों ने, कोतवाल ने बताया। उन सभी सेवकों को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए, राजा ने आदेश दिया। राजा के आदेश का तुरंत पालन हुआ। दरबार में भी 5 दरबारी हाजिर हुए जिन्होंने कोतवाल से चिरमदेव की शिकायत की थी। वे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें लगा कि उनका झूठ पकड़ा गया है। राजा ने उनसे पूछा कि उनकी सूचना का माध्यम क्या है, तो वे कोई उत्तर न दे सके। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। राजा ने उन सभी दरबारियों को कारागार में डालने का हुक्म सुना दिया और कोतवाल से कहा, तुम तो नगर के कोतवाल हो, बिना किसी ठोस सबूत के तुमने इनकी बात को पूरी गंभीरता से लिया और मेरे पास चले आए। आगे से ऐसा न हो, राजा ने गंभीर चेतावनी दी। कोतवाल को अब अपनी गलती समझ में आ गई थी। वह तुरंत ही वहाँ से लौट आया। अब राजा का चिरमदेव के प्रति विश्वास और भी अधिक बढ़ गया था। एक बार राजा ने अकेले ही चिरमदेव को शिकार करने के लिए भेजा। शिकार की तलाश में वह जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। कुछ दूर और आगे चलने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने वहीं पर अपना डेरा डाल दिया। सोचा कि जब कोई जानवर पानी पीने आएगा तो वह उसका शिकार कर लेगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसे वहाँ पर एक बहुत सुंदर कन्या दिखाई दी। उसे देखते ही चिरमदेव उस पर मोहित हो गया और उसे एक टक निहारता ही रह गया। चिरमदेव को यह अपनी ओर देखते हुए वह मुस्कुरा दी और उससे उसके बारे में पूछा। मैं इस राज्य के राजा गुणाधीश का सेवक चिरमदेव हूँ और मैं उनकी आज्ञा से यहाँ पर शिकार करने आया हूँ, परंतु तुम कौन हो? चिरमदेव ने पूछा। वह कन्या कुछ न बोली, केवल मुस्कुरा दी। चिरमदेव से रहा न गया। उसने जिज्ञासा बस तुरंत उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, किंतु पहले तुम इस तालाब में नहाकर आओ। बस इतनी सी बात है, मैं अभी नहाकर आता हूँ। इतना कहकर चिरमदेव ने अपने वस्त्र उतारे और उन्हें किनारे पर रखकर तालाब में कूद गया। तालाब में कूदते ही उसे आवाज़ हुआ कि एक अन्य कन्या उसे पकड़कर तालाब में नीचे की ओर ले जा रही है। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं जलपरी की दासी हूँ और तुम्हें उन्हीं के पास ले जा रही हूँ, उस कन्या ने उत्तर दिया। चिरमदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, अब क्या हो सकता है। उसने सब कुछ भाग्य के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद उस कन्या ने उसे छोड़ दिया। वह तालाब से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि वहाँ उसके वस्त्र आदि तो पड़े हैं, परंतु यह वह तालाब नहीं था जिसमें उसने डुबकी लगाई थी। वह कन्या भी वहाँ पर नहीं थी जिसने उसे तालाब में नहाने को कहा था, बल्कि वहाँ तो एक दूसरी ही सुंदर कन्या खड़ी थी। उसने वस्त्र पहने धनुष बाण उठाया और उस कन्या को देखने लगा। वह कन्या बोली, मैं तुम्हें जलपरी के पास ले जा रही हूँ, तुम रास्ते में चलते हुए चुप रहना, किसी से कुछ न कहना। ध्यान रखना, यदि तुम कुछ भी बोले तो
तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जलपरी तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने हैं। प्रत्येक दरवाजे पर द्वारपाल तुम्हारा परिचय पूछेगा और तुम्हें बोलना नहीं है। चिरमदेव चुप रहा और उस जल कन्या के साथ साथ चलने लगा। 6 दरवाजे तो चिरमदेव ने चुप रहकर पार कर लिए, परंतु 7वें दरवाजे के पास पहुंचकर उसके साथ चलने वाली जल कन्या न जाने कहाँ गायब हो गई। उसे कुछ समझ में न आया कि क्या करे। वह दरवाजे पर खड़े द्वारपाल को देखने लगा पर उससे बोला कुछ नहीं और सीधा आगे बढ़ गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और चिरमदेव अंदर चला गया। अंदर जाकर उसकी नज़र एक और दरवाजे पर पड़ी जिसके ऊपर एक नरमुंड लटक रहा था। चिरमदेव को देखकर वह नरमुंड भयानक अट्टहास करने लगा। मूर्ख प्राणी, उन्हें अपनी मौत को बुलावा दिया है। जलपरी से मिलने की उम्मीद छोड़ दे और यहाँ से भाग जा। नरमुंड से खरखराती आवाज़ आई। चिरमदेव को कुछ भी समझ में न आया कि वह क्या करे। कुछ सोचने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था और सामने ही एक खाली सिंहासन पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एक जल कन्या प्रकट होकर बोली, चिरमदेव निसंकोच चले आओ, तुम्हारी जलपरी तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। कहाँ पर है जलपरी? चिरमदेव ने पूछा। तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ, यह तुम्हें जलपरी तक पहुँचा देगा। चिरमदेव तुरंत उस सिंहासन पर बैठ गया। बैठते ही उस स्थान से वह अदृश्य हो गया। जब प्रकट हुआ तो उस सिंहासन के सामने एक और बड़ा सिंहासन रखा था जिस पर वही कन्या बैठी थी जिससे चिरमदेव ने विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसे सामने देखकर चिरमदेव एकाएक स्तब्ध रह गया। तुम यहाँ? क्या तुम ही जलपरी हो? हाँ। क्या अब भी तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? मेरा निर्णय एकदम अटल है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त और है। यदि मैं उसे पूरा न करूं तो फिर मुझसे विवाह करने का विचार छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे स्वीकार है, मेरे साथ चलो। चिरमदेव जलपरी के साथ चल दिया। दोनों एक झील के किनारे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जलपरी ने कहा, इस झील में स्नान करके आओ। चिरमदेव ने तुरंत अपने वस्त्र उतारे और झील में कूद गया। झील की गहराई में जाकर जब वापस बाहर आया तो वह अपने ही नगर में एक नदी में निकला। बाहर आकर उसे नदी के किनारे अपने वस्त्राद मिले जो उसने उस झील में कूदने से पूर्व किनारे पर रखे थे। उसने वस्त्र पहने और सामान समेटकर वापस महल में आ गया। राजा ने उसे देखते ही पूछा, कमाल है, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? इतने दिनों से? चिरमदेव को तो पता ही नहीं चला कि वह इस माया जाल में कितने दिनों तक फंसा रहा था। उसने राजा को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। राजा ने यह निर्णय किया कि वह भी उस मायावी तालाब को अवश्य देखेगा। अगले दिन चिरमदेव द्वारा बताए गए स्थान की ओर चल दिया। राजा गुणाधीश अपने जंगलों को पार करते हुए आखिर वह तालाब उसे मिल ही गया। जैसा कि चिरमदेव ने बताया था, उसे वहाँ एक अति सुंदर कन्या मिली। आइए महाराज, मैं जानती हूँ आप इस नगर के राजा हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं जो कहूँगा तुम उसे मानोगी? अवश्य ही मैं वचन देती हूँ। तुम मेरे सेवक चिरमदेव से विवाह कर लो। आपके सेवक से? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूँ? मैं योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सेवक तुम्हें पसंद करता है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं मेरे सेवक से ही विवाह करना होगा। जलपरी राजा को वचन दे चुकी थी, अतः वह चाहकर भी इनकार न कर सकी। राजा ने चिरमदेव और जलपरी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। कथा को समाप्त करते हुए बेताल ने पूछा, विक्रम, क्या तुम बता सकते हो कि राजा ने जलपरी को चिरमदेव से विवाह करने को क्यों कहा? वह स्वयं भी तो उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकता था। बेताल, राजा निश्चित रूप से स्वयं भी विवाह का प्रस्ताव रख सकता था, लेकिन राजा के लिए सेवक का महत्व अधिक था, क्योंकि सेवक का तो कार्य ही राज्य की सेवा करना होता है। परंतु राजा ने जो कुछ किया उसका महत्व उससे कहीं अधिक है। अतः राजा सेवक की इच्छा को जानता था, इसीलिए राजा ने अपने सेवक की इच्छा का आदर किया और जलपरी को चिरमदेव से विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते हुए
आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।